दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक आईपीएस अफसर जिसने खुद हजारों अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा, उसे एक दिन उसी सलाख के पीछे डाल दिया गया, बिना गुनाह, बिना मुकदमा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक दरोगा की गंदी हरकत का विरोध किया था? क्या हो जब एक महिला अफसर अपनी असल पहचान छुपा ले और खुद एक आम औरत बनकर उस गंदे सिस्टम के अंदर घुस जाए? वही पुलिस स्टेशन, वही हवालात, वही अंधेरे कमरे, जहां औरतों को कैदी नहीं, शिकार समझा जाता है। और तब, जब वो चुप्पी चीख बनती है, तब पूरे सिस्टम की नींव हिल जाती है। यह कहानी है प्रज्ञा सिंह की, एक ऐसी आईपीएस अफसर की जिसने वर्दी पहनने से पहले इंसान बनना चुना, जिसने अन्याय को बाहर से नहीं, भीतर घुसकर मिटाया, और जिसने ये साबित कर दिया, अगर इंसाफ की राह में चुप रहना पड़े तो वो चुप्पी भी एक दिन क्रांति बन जाती है। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल से छू जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और आप कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, क्योंकि जब हम आपके शहर और आपका नाम को पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। धूप अपने चरम पर थी। गर्मी की लहरें शहर की सड़कों को झुलसा रही थीं। ट्रैफिक का शोर कुछ ज्यादा ही बेचैन कर देने वाला लग रहा था। लोग छांव की तलाश में भागते से दिख रहे थे। ऐसे ही एक तपते हुए दिन, एक सादी सलवार सूट में लिपटी एक महिला तेजी से कदम बढ़ा रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी चाल में जो संकल्प था, वह किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर देता कि यह कोई साधारण औरत नहीं है। उसका नाम था प्रज्ञा सिंह, एक आईपीएस अफसर जिसने देश के कई खतरनाक अपराधियों को सजा दिलाई थी, जिसने सिस्टम को झुकाया था। आज बिना वर्दी के अकेले सड़क पर एक ऑटो की तलाश कर रही थी। दरअसल उस दिन कुछ ऐसा जरूरी व्यक्तिगत कार्य था जिसमें वर्दी पहनना उचित नहीं था। उनका सरकारी वाहन भी खराब हो गया था, तो उन्होंने एक साधारण ऑटो लिया। जब उन्होंने ऑटो को रोका, उसमें पहले से ही एक आदमी बैठा था। मोटा सा शरीर, सांवला रंग, आंखों पर गहरे काले चश्मे और हाथ में मोबाइल। प्रज्ञा ने बिना कुछ कहे संकोच के साथ पूछा, जगह है क्या? उस आदमी ने सिर हिलाया। हां, बैठिए बहन जी। ऑटो चल पड़ा। कुछ मिनटों तक सब शांत रहा। फिर उस आदमी ने बिना कोई वजह मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, कहां जा रही हैं इतनी जल्दी में? प्रज्ञा ने छोटा सा जवाब दिया, काम से। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन वह आदमी उसकी बातों से समझने वाला नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लगातार प्रज्ञा पर ही टिकी थीं। बहुत सुंदर हैं आप। आपको तो फिल्मों में होना चाहिए, उसने धीरे से कहा। यह सुनकर प्रज्ञा ने एक तीखी नजर उसकी ओर डाली और कहा, देखिए, बात बढ़ाइए मत, मैं बस अपने काम से जा रही हूं। लेकिन वह रुका नहीं। अगली बात ने प्रज्ञा के भीतर का लावा फोड़ दिया। रात का प्लान क्या है? बस यही वो पल था जब प्रज्ञा ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ऑटो एक झटके से रुक गया। ऑटो वाला डर गया और उस आदमी की हकीकत खुली। उसने जेब से एक पहचान पत्र निकाला और बोला, मैं इस इलाके का दरोगा हूं। वर्दी पर हाथ उठाया है तूने, अब तुझे दिखाता हूं तेरी औकात। प्रज्ञा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वर्दी इज्जत देती है, गंदा आदमी नहीं। लेकिन दरोगा अब अपमानित हो चुका था। उसने तुरंत फोन किया और पुलिस की जीप बुला ली। कुछ ही मिनटों में 2 सिपाही पहुंचे और बिना किसी सवाल जवाब के प्रज्ञा को खींचते हुए जीप में डालने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, प्रज्ञा ने विरोध किया, लेकिन वहां कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। लोग वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। दरोगा ने उसके बाल पकड़कर जबरदस्ती जीप में डाला और बोला, अब देखता हूं तुझे कैसे छुड़ाता है कोई। थाने पहुंचने पर उसका अपमान और गहराया। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और एक महिला कांस्टेबल ने पूछा, नाम क्या है तेरा? प्रज्ञा ने ठंडे स्वर में कहा, नाम नहीं बताना, जो करना है कर लो। दरोगा यादव ने हंसते हुए कहा, बहुत अक्कड़ है तेरे में, चल डाल इसे हवालात में, देखता हूं कब तक जुबान बंद रखती है। लोहे की सलाखों के पीछे वह खामोशी से बैठ गई। अंधेरे कमरे में एक टिमटिमाता बल्ब, चारों ओर बिछी गंदी चादरें और 2-3 और महिलाएं, जो शायद किसी और जुर्म में लाई गई थीं। प्रज्ञा अब एक मिशन पर नहीं,
बल्कि एक युद्ध में प्रवेश कर चुकी थी। एक अधेड़ उम्र की महिला धीरे धीरे उसके पास आई। उसके गाल पर चोट का निशान था और आंखों में थकावट। नई हो? उसने पूछा। प्रज्ञा ने उत्तर दिया, हां, दरोगा को थप्पड़ मारा था। वह महिला हंस दी, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। यहां बोलने पर ही सजा मिलती है, थप्पड़ तो बहुत दूर की बात है। उस रात प्रज्ञा की नींद उड़ चुकी थी। बाहर से जो आवाजें आ रही थीं, चीखें, धमकियां और सौदेबाजी, उन्होंने उसके मन में आग लगा दी। एक लड़की की आवाज आई, साहब प्लीज मत भेजो उस कमरे में, मैं सब बता दूंगी। फिर दरोगा की आवाज, सच बाद में बताएगी, पहले वहां जा। सुबह जब लाइन में खड़ा किया गया, प्रज्ञा ने नाम पूछा जाने पर कहा, सीमा। नाम झूठा था, पर अब उसकी पहचान वही थी। वह हर चीज देखना चाहती थी, बिना पद के, बिना पहचान के। इंस्पेक्टर आया, नाम पूछे गए। वह सीमा बन चुकी थी। थाने का एक कमरा था जहां उसे ले जाया गया। दरोगा यादव ने फिर से धमकी दी, सीमा नाम रख लिया, रात में बताऊंगा तुझे असली नाम। लेकिन प्रज्ञा चुप रही। वह अब शिकार नहीं, शिकारी बन रही थी। उसके भीतर एक संकल्प जन्म ले चुका था, एक क्रांति जो अब धीरे धीरे आकार ले रही थी। प्रज्ञा जानती थी कि वह अकेली नहीं है। उस अंधेरे हवालात में बंद बाकी औरतों की आंखों में वही पीड़ा, वही अपमान, वही जख्म थे जिनसे वह भी गुजर रही थी। अब यह उसकी लड़ाई नहीं थी, यह उन सभी की लड़ाई थी जिन्हें सिस्टम ने कुचल दिया था। थाने की उस अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे प्रज्ञा को अब 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन न उसका हौसला टूटा था, न उसकी सोच की धार कुंद हुई थी। हर आवाज, हर साया, हर बातचीत को वह पूरी सतर्कता से पकड़ रही थी। वह अब उस स्थान की हवा तक को पहचानने लगी थी। किस कमरे में कौन आता है, किस दरवाजे के पीछे क्या होता है, कौन सी दीवार के पास खड़े होकर सिपाही धीरे से बातें करते हैं, यह सब उसकी नजरों और कानों में दर्ज होता जा रहा था। इसी बीच वह महिला फिर से आई जो पहली रात उसके पास बैठी थी, रुक्मणी। उसके हाथों में बर्तन थे और नजरें डर से झुकी हुईं। वह खाना परोस रही थी, लेकिन जब वह प्रज्ञा के पास पहुंची तो उसके हाथ कुछ ज्यादा देर तक रुके। धीरे से फुसफुसाई, तू कोई आम औरत नहीं लगती, पर मैंने कुछ नहीं सुना, समझी? प्रज्ञा ने हल्के से सिर हिलाया। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी आंखों में छुपी आग को पहचाना था। उसी शाम को थाने में कुछ अफसरों की मीटिंग चल रही थी। अंदर से आती आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन एक बात समझ में आ रही थी, कोई बड़ा मामला उठ खड़ा हुआ है। उसी दौरान कुछ सिपाही हड़बड़ाहट में दौड़ते दिखे। एक ने कहा, वो वाली फाइल मिल नहीं रही, जल्दी ढूंढो। और यह वही क्षण था जब प्रज्ञा को यकीन हो गया कि अब वह सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि इस पूरी सड़ांध का केंद्र बन चुकी है। उस रात को एक नया चेहरा हवालात में लाया गया। एक 20 से 21 साल की युवती, चेहरे पर आंसू, कपड़े अस्त व्यस्त और आंखों में गहरा भय। प्रज्ञा ने उसे आते ही पहचान लिया। भले नाम न जाना हो, पर वह पीड़ा वही थी जो बाकी सभी में दिखी थी। नाम क्या है? प्रज्ञा ने धीरे से पूछा। गीता, वह रोते हुए बोली। मैं कॉलेज जाती हूं, मम्मी की दवाई लेने निकली थी, मुझे पकड़ लिया, कह रहे हैं मैं गलत काम करती हूं। प्रज्ञा ने उसका हाथ पकड़ा, हल्के से दबाया। यहां अब तुम अकेली नहीं हो, मैं कुछ करूंगी। गीता का चेहरा थोड़ी देर को स्थिर हुआ, जैसे उसने किसी अनजाने सहारे की मौजूदगी महसूस की हो। प्रज्ञा जानती थी कि यह लड़की बस एक मोहरा है, असल खेल कहीं और रचा जा रहा है। उसी रात जब सभी सिपाही अपने मोबाइल में डूबे थे, प्रज्ञा ने गीता से विस्तार से बात की। उसने बताया, मेरी एक दोस्त भी ऐसे ही यहां लाई गई थी, बाद में वो कहीं नहीं मिली, न फाइलों में नाम, न पुलिस रिकॉर्ड में, जैसे उसे मिटा दिया गया हो। प्रज्ञा की सांसें थम गईं। ये वही बात थी जो उसने पुराने रजिस्टर में पढ़ी थी, बिना केस, बिना फाइल, 17 दिन से बंद एक लड़की का जिक्र। अब यह एक नहीं, एक गिरोह था, एक ऐसा रैकेट जो पुलिस के भीतर ही फल फूल रहा था। अब योजना बनानी जरूरी थी, ऐसा रास्ता जिससे भीतर के सबूत बाहर तक पहुंच सकें, लेकिन खुद पर खतरा डाले बिना। अगली सुबह उसे फिर से काम पर लगाया गया, इस बार थाने के स्टोर रूम की सफाई के लिए। अकेली थी, लेकिन निगाहें तेज। कमरे में पुरानी फाइलें, कैमरे की डीवीआर, रजिस्टर, सब बेतरतीब पड़े थे।
उसने पुराने दस्तावेजों को पलटना शुरू किया। वही केस, वही नाम, वही तारीखें जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। रीना यादव, 19 वर्ष, गिरफ्तार, संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त, 17 दिन हिरासत, केस दर्ज नहीं। फोटो साथ में थी, डरी हुई आंखें, अस्त व्यस्त कपड़े। प्रज्ञा की मुट्ठी भींच गई। यह कानून का मजाक नहीं, सीधा सीधा अमानवीय व्यापार था, और इसे रोकने का जिम्मा अब उसी पर था। रात को जब वह हवालात लौटी, उसने रुक्मणी को एक कोने में बुलाया और कहा, तुम सबको एक एक कर मुझसे मिलवाओ जिनके साथ कुछ गलत हुआ है। रुक्मणी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। पहली बार किसी ने उसे सिर्फ बर्तन धोने वाली नहीं, इंसान समझा था। कुछ ही घंटों में 7 महिलाएं एक कोने में इकट्ठी थीं। हर एक की कहानी अलग, लेकिन दर्द एक जैसा। किसी को झूठे दहेज केस में फंसाया गया था, किसी को वेश्या करार देकर बंद कर दिया गया था, और कुछ ऐसी थीं जिनका नाम तक रिकॉर्ड में नहीं था। प्रज्ञा ने एक एक से बात की, हर बात को अपने दिमाग में रिकॉर्ड करती गई। फिर सबको एक प्रस्ताव दिया, हमें भूख हड़ताल करनी होगी। जब तक कोई उच्च अधिकारी हमारी बात न सुने, हम न खाना खाएंगे न पानी पिएंगे। पहले कुछ महिलाएं डर गईं। अगर कोई हमें उठाकर कहीं ले गया तो? अगर मार दिया गया तो? प्रज्ञा ने शांत स्वर में कहा, तो हमारी लाशें भी गवाही देंगी, मगर एक बार आवाज उठेगी तो बाकी देश भी सुनेगा। अगली सुबह जब नाश्ता बांटा गया, कोई हाथ नहीं बढ़ा। एक दो नहीं, पूरे 17 महिलाएं जमीन पर बैठ गईं, मुंह पर काली पट्टी बांधे। सिपाही घबरा गए। इंस्पेक्टर यादव ने थरथराती आवाज में पूछा, किसने भड़काया इन्हें? कोई नहीं बोला। सन्नाटा, लेकिन ऐसा सन्नाटा जो दीवारों को भी हिला दे। जब डीएसपी चौहान को खबर दी गई, वह खुद आए। कौन है लीडर, कौन है यह सीमा? उन्होंने पूछा। प्रज्ञा उठी, पट्टी हटाई, जमीन पर उंगलियों से लिखा, सिस्टम में बदलाव लाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। उस एक वाक्य ने पूरे थाने में बिजली दौड़ा दी। डीएसपी चौहान की आंखें उस शब्द पर टिक गई थीं जो प्रज्ञा ने जमीन पर उंगलियों से लिखा था, सिस्टम में बदलाव लाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। थाने के उस महिला हवालात में पहली बार एक गूंज उठी थी जो न तो चिल्लाहट थी न रोष, बल्कि एक मौन घोषणा थी। एक ऐसी चेतावनी जो सत्ता की नींद को झकझोरने के लिए काफी थी। डीएसपी ने चारों ओर देखा। महिलाएं जमीन पर बैठी थीं, मुंह पर पट्टियां थीं, आंखों में आग थी। कोई आंसू नहीं, कोई करुणा नहीं, बस आत्मसम्मान की एक चुप्पी थी जो उनके चेहरों पर लिखी थी। चौहान को अब पूरा यकीन हो चला था कि यह सीमा कोई साधारण महिला नहीं है। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ किसी ऐसे व्यक्ति का था जो हर शब्द से सोचता है और हर मौन से बात करता है। तुम कौन हो? चौहान ने फिर पूछा। प्रज्ञा ने सिर झुका लिया, जैसे सवाल को सुना ही न हो। लेकिन चौहान की दृष्टि अब उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उन्होंने सिपाहियों को इशारे में आदेश दिया, इन सब की मांगों को दर्ज किया जाए। भूख हड़ताल के कारण इनकी स्थिति पर मेडिकल जांच हो और विशेष निरीक्षण के आदेश जारी किए जाएं। वो पल शायद इतिहास का पहला कदम था, जब किसी जेल की हवालात से सत्ता की छाती तक एक कंपन पहुंची थी। उसी रात थाने के भीतर एक अलग हलचल शुरू हो गई। सिपाही इधर उधर भाग रहे थे। यादव दरोगा बुरी तरह बौखलाया हुआ था। उसके लिए यह हवालात अब एक बम बन चुकी थी, जिसमें सीमा नाम की एक चिंगारी बारूद के ढेर पर बैठी थी। मुझे पता चल गया है ये औरत कौन है, यादव ने अपने एक खास आदमी से कहा। मुझे शक है कि ये वही आईपीएस प्रज्ञा सिंह है जो कभी एसपी ऑफिस में काम करती थी। तो फिर क्या करें? खास आदमी ने पूछा। सबसे पहले उसे तोड़ो। वो चुप न रही तो हम सब गए। दूसरे ही दिन प्रज्ञा को खाने से रोक दिया गया। उसे सबसे अलग काल कोठरी में डाल दिया गया। अंधेरे में न रोशनी न आवाज, सिर्फ सीलन, सड़ांध और सन्नाटा। लेकिन इस बार वह अंधेरा उसे डरा नहीं रहा था, वह उसकी ताकत बन चुका था। 3 दिन बीते, भूख, प्यास, बदबू और बंद दीवारें, मगर प्रज्ञा की चेतना और भी तेज हो गई थी। हर घटना, हर नाम, हर दिन की तारीख, सब वह अपने दिमाग में जोड़ रही थी। उसी बीच मंजरी नाम की सब इंस्पेक्टर को सूचना भेजी गई थी, एक गुमनाम खत के जरिए। खत में लिखा था,
जिस आवाज को तुम पहचानती हो वही अब दीवारों में कैद है। पुरानी तारीखों को देखो, पुराने केस खोलो और सच को देखो जो तुम्हारे ऑफिस के पास पड़ा है। एक पुरानी साथी। मंजरी, जो अब महिला थाने में तैनात थी, खत पढ़ते ही कांप गई। यह वही शब्द थे, वही कोड जिन्हें सिर्फ प्रज्ञा इस्तेमाल करती थी। उसने तुरंत पुराने रजिस्टर उठाए। 17 दिन, बिना केस, एक युवती, रीना। दूसरी फाइल, गीता की मित्र का नाम, गायब। तीसरी फाइल, दर्ज ही नहीं। वह भागी भागी डीएसपी चौहान के पास पहुंची। सर, मुझे लगता है कि वो सीमा नहीं, आईपीएस प्रज्ञा सिंह हैं, हमारे राज्य की सबसे तेज दिमाग अफसर। चौहान पहले तो चौंका, फिर बोले, अगर ऐसा है तो वह थाने में क्यों चुप है? मंजरी की आंखें डबडब आ गईं, क्योंकि वो चुप रहकर सबसे बड़ा काम कर रही हैं, जो बाहर रहकर हम सब नहीं कर सके, वो अंदर रहकर उन्होंने कर दिखाया है। अगली सुबह डीएसपी चौहान और मंजरी दोनों उस महिला वार्ड में पहुंचे जहां भूख हड़ताल अब पूरे राज्य में खबर बन चुकी थी। मंजरी सामने आई और पूछा, नाम क्या है? प्रज्ञा ने धीरे से सिर उठाया, कुछ क्षण एकटक देखा, फिर बोली, सीमा। मंजरी हिचक गई, उसकी आंखें भर आईं। वह बुदबुदाई, मैडम। वह शब्द सुनते ही महिला वार्ड की हर औरत सिहर गई। ये वो शब्द था जिसे सुनने के बाद संदेह की कोई जगह नहीं बचती। हां, प्रज्ञा ने धीरे से कहा, मैं वही हूं, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं हूं। अब ये सब मेरे साथ हैं और अब हम सब मिलकर बोलेंगे। उस दिन थाने की दीवारें गूंज उठीं। गूंज केवल प्रज्ञा की पहचान की नहीं थी, गूंज थी एक नई सुबह की। मंजरी ने उसी रात एक योजना बनाई, थाने की छिपी जगहों में कैमरे लगाने की, बंदियों के बयान गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने की, हर घटना को सबूत में बदलने की। अब योजना चल रही थी, चुपचाप पर तीव्रता से। और एक रात जब दरोगा यादव ने फिर से गीता को उठाने की कोशिश की, प्रज्ञा बीच में आई। अब बहुत हुआ यादव, उसने कहा, लेकिन यादव ने उसे धक्का दिया और चिल्लाया, तू कौन होती है बोलने वाली? इस बार गीता ने डर कर नहीं भागा। उसने यादव की बांह पकड़ ली और बोली, ये वही हैं जिन्होंने हमें इंसान बनकर देखा, इनके लिए अब हम जान भी दे सकते हैं। वह आवाज पूरे हवालात में फैल गई। एक एक कर सभी बंदी खड़ी हो गईं। बगावत अब सिर्फ अंदर ही नहीं, कैमरों में भी कैद हो रही थी। मंजरी ने उस रात के सारे फुटेज राज्य मुख्यालय भेज दिए। सुबह तक वीडियो मीडिया में था। पूरा प्रदेश चौंक गया। अब वक्त था प्रज्ञा के फिर से वर्दी पहनने का। मंजरी ने वर्दी निकाली, वही वर्दी जो कभी प्रज्ञा की पहचान थी, अब उसका अस्त्र बन चुकी थी। जब प्रज्ञा ने दोबारा वर्दी पहनी, पूरा थाना स्तब्ध खड़ा था। यादव दरोगा, जो कभी उसके बाल पकड़कर घसीटता था, अब जमीन में आंखें गड़ाए खड़ा था। उसकी गिरफ्तारी वहीं हुई, पर प्रज्ञा ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ एक नजर डाली, वह नजर जो तमाचे से ज्यादा तेज थी। चंदेल की गिरफ्तारी ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी। सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपालों तक हर जगह एक ही चर्चा थी, अब सच में बदलाव हो रहा है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ एक गिरफ्तारी से नहीं था, बल्कि उस चुप्पी की कराह से था जिसे प्रज्ञा ने सुनना शुरू किया था। उस दिन जब मीडिया ने लाइव प्रसारण में दिखाया कि पूर्व एसपी कुलदीप चंदेल हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब ओढ़े न्यायालय में पेश किया जा रहा है, तो वहीं एक तरफ प्रज्ञा सिंह भी खड़ी थी, वर्दी में शांत, स्थिर, लेकिन उसकी आंखों में वही धार थी जो किसी चुप इंसाफ की मशाल होती है। पत्रकारों ने सवाल पूछे, मैडम, अब क्या अगला कदम होगा? प्रज्ञा ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब अगला कदम है आवाज को स्थायी बनाना, न्याय को व्यवस्था में ढालना। उसके बाद प्रज्ञा ने अपने जीवन का सबसे कठिन कार्य शुरू किया, जेल सुधार। वह जानती थी कि पुलिस, थाने और अदालतें तो एक स्तर तक ही नियंत्रण में हैं, लेकिन जेल, वहां सड़ांध और साजिश दोनों भीतर की ईंटों तक बैठी होती है। प्रज्ञा ने सबसे पहले महिला सुधार गृहों की जांच की। वह बिना बताए सादी वर्दी में छोटे छोटे जिला जेलों में पहुंचती थी। वहां न कोई कैमरा होता था, न कोई स्वागत, केवल सच्चाई होती थी, और वो बहुत भयानक थी। नाबालिग लड़कियां वयस्क कैदियों के साथ रखी जाती थीं। मानसिक रोगी महिलाओं को किसी भी तरह की चिकित्सा नहीं मिलती थी, और सबसे भयावह, कुछ जेलों में बंद महिलाएं
आज भी सेवाओं के नाम पर पुलिस अफसरों के पास भेजी जाती थीं। प्रज्ञा की आत्मा कांप गई। उसने वह सब देखा जिसे देखकर कभी वर्दी पहने अफसरों की आंखें भी झुक जातीं। लेकिन उसने न तो आंखें मूंदी न झुकी। उसने तुरंत राज्य सरकार को 163 बिंदुओं वाली एक रिपोर्ट सौंपी, मौन सलाखों का सत्य, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर जेल व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो इंसाफ केवल बाहर तक ही रहेगा, अंदर की चीखें कभी बाहर नहीं आएंगी। मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में रखा। पहली बार किसी आईपीएस अधिकारी की रिपोर्ट पर पूरी विधानसभा में बहस हुई। विपक्ष और सत्ता दोनों ने स्वीकार किया कि अगर इस रिपोर्ट के आधार पर कार्य नहीं हुआ तो यह राज्य की सबसे बड़ी नाकामी होगी। तत्काल निर्णय हुआ, हर जिले में एक सखी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां जेल से रिहा हुई महिलाओं को मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक सहायता दी जाएगी। साथ ही महिला सुधार गृहों की निगरानी के लिए स्वतंत्र महिला पर्यवेक्षक समिति का गठन किया गया। और सबसे क्रांतिकारी कदम, हर महिला बंदी को अब एक मानवाधिकार कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उसके केस की स्थिति, उसका बयान और उसके अधिकार दर्ज होंगे। प्रज्ञा को इस पूरे अभियान का प्रमुख बनाया गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत इन रिपोर्टों या पदों में नहीं थी। वह दिन उसकी असली जीत लेकर आया जब वह उस पुराने महिला जेल में गई जहां से उसकी खुद की कहानी शुरू हुई थी, जहां वह सीमा नाम से बंद थी, जहां उसे रात के अंधेरे में दरोगा खींच ले जाता था, जहां गीता रोते रोते डरती थी और जहां रुक्मणी चुपचाप खाना परोसती थी। अब वही जगह नवचेतना केंद्र बन चुकी थी। मुख्यमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन उद्घाटन के मुख्य अतिथि स्वयं प्रज्ञा थीं, और जब उन्हें मंच पर बुलाया गया, पूरा प्रांगण तालियों की गूंज से भर गया। उनके भाषण का एक एक शब्द उस भूमि की आत्मा में समा गया। यह सिर्फ एक महिला अफसर की कहानी नहीं है, यह हर उस औरत की कहानी है जिसे कभी चुप करा दिया गया था। आज हम ये शपथ लेते हैं कि अब कोई भी औरत चुप नहीं रहेगी। अगर आवाज न हो तो आंखें बोलेंगी, अगर आंखें बंद हों तो आत्मा बोलेगी, और अगर आत्मा भी थक जाए तो वर्दी बोलेगी, क्योंकि अब वर्दी सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा है। सभा के बाद एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए उनके पास आई। उसके हाथ में एक तस्वीर थी, वही तस्वीर जिसमें प्रज्ञा सलाखों के पीछे खड़ी थी और उसके चेहरे पर खून और धूल के निशान थे। बच्ची बोली, मम्मी कहती हैं आपने उनकी जान बचाई थी। जब वो जेल में थीं तब आपने उन्हें खाना दिया था। प्रज्ञा की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्ची को गले से लगा लिया। वहीं मंच पर खड़ी मंजरी भी अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसने आकर धीरे से कहा, मैडम, आपने साबित कर दिया कि अगर एक औरत सच में ठान ले तो व्यवस्था को भी झुकना पड़ता है। प्रज्ञा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो बन गई जो हर महिला के भीतर होती है, सत्य की चुप क्रांति। उस रात जब वह थक कर अपने सरकारी आवास लौटी, उसकी टेबल पर राष्ट्रपति कार्यालय से एक पत्र पड़ा था। उसमें लिखा था, आईपीएस प्रज्ञा सिंह को भारत के सर्वोच्च पुलिस वीरता और समाज सेवा पदक से सम्मानित किया जाता है। उनके कार्य ने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार को नई दिशा दी है। पत्र पढ़कर प्रज्ञा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी कोई पुरस्कार पाकर आती है। यह एक सुलझी मुस्कान थी, एक जिम्मेदारी की, एक वादा निभा देने की, क्योंकि वह जानती थी लड़ाई अभी बाकी है। उस सम्मान पत्र को हाथ में लिए बैठी प्रज्ञा की आंखों में कोई छलकता हुआ गर्व नहीं था, बल्कि एक स्थिर भाव था, जैसे कोई यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचकर एक नई यात्रा की तैयारी कर रहा हो। क्योंकि सच्चाई यह थी कि वह जिस जंग से लौटी थी, उसमें उसकी आत्मा के कई हिस्से अभी भी सलाखों के पीछे ही थे। उस रात उसके कमरे की दीवार पर अब भी एक कोना ऐसा था जहां एक बोर्ड टंगा था, जिसमें उन महिलाओं के नाम लिखे थे जो अब भी न्याय के इंतजार में थीं। कुछ के केस अदालतों में थे, कुछ अभी भी गुमनाम थीं, और कुछ तो अब इस दुनिया में भी नहीं थीं। प्रज्ञा जानती थी, इन नामों की जिम्मेदारी अब सिर्फ फाइल की नहीं, आत्मा की थी, और यही सोचकर उसने अगला बड़ा कदम उठाया। उसने डीजीपी को प्रस्ताव भेजा। राज्य स्तरीय महिला न्याय प्रहरी मिशन, एक ऐसा नेटवर्क
जिसमें हर ब्लॉक स्तर पर एक प्रशिक्षित महिला निरीक्षक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पैरालीगल वॉलंटियर नियुक्त किया जाए, जो महिला उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार, झूठे केस और पुलिसिया दबाव जैसे मामलों की सीधे निगरानी करे। यह प्रस्ताव पहले तो बड़े अफसरों को असंभव लगा। इतना विस्तृत नेटवर्क, हर ब्लॉक में इतने संसाधन कहां से आएंगे? लेकिन प्रज्ञा ने एक लाइन में उत्तर दिया, जहां अन्याय होता है वहां सबसे पहले पहुंचनी चाहिए न्याय की आहट। संसाधन व्यवस्था से आते हैं, लेकिन इच्छा संकल्प से आती है। मुख्यमंत्री ने जब प्रेजेंटेशन देखा तो कहा, इसे सिर्फ योजना मत बनाओ, इसे राज्य की रीढ़ बना दो। और इसी तरह शुरू हुआ नारी प्रहरी नेटवर्क। अब हर थाने में महिला बंदियों की स्थिति की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप बनाए गए। हर एफआईआर का ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अनिवार्य हुआ। हर महिला कैदी को अब अपनी स्थिति मोबाइल फोन से हाई कमिश्नर तक बताने का अधिकार था। यह परिवर्तन ऐसा था जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। इसी क्रम में प्रज्ञा ने एक और साहसिक कदम उठाया, विज्ञप्ति 117B। इसका उद्देश्य था उन सभी पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों की जांच करना जो पिछले 10 वर्षों में महिला कैदियों के मामलों में जुड़े रहे थे। यह एक क्रांतिकारी कदम था और इसने पूरी पुलिस व्यवस्था में एक हड़कंप मचा दिया। कई अफसरों ने इसका विरोध किया, कुछ ने इसे व्यक्तिगत अपमान कहा। लेकिन जब प्रज्ञा ने सदन में खड़े होकर कहा, अगर वर्दी में रहकर किसी को अपमानित किया जाए तो वो अपमान नहीं, सुधार का न्योता है, मैं वर्दी को कलंक नहीं बनने दूंगी, तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। इस बीच एक और मामला सामने आया जो उस पूरे बदलाव अभियान को झकझोर कर रख देने वाला था। एक युवती जिसका नाम था मधु, उसे शहर के सबसे नामी थाने से लाकर महिला सुधार गृह में बंद किया गया था। आरोप था वेश्यावृत्ति। लेकिन जब प्रज्ञा ने उसके केस की फाइल देखी तो पाया कि ना कोई गवाह, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट और ना कोई पीड़ित का बयान, सिर्फ एक आरोपी का संशय। मधु से मिलते ही प्रज्ञा समझ गई, यह केस कुछ और है। मधु ने फुसफुसाकर बताया, मैं एक पत्रकार थी। मैं एक गुप्त स्टोरी कवर कर रही थी जिसमें कुछ बड़े पुलिस अधिकारियों की साजिश सामने आने वाली थी। तभी मुझे एक होटल में पकड़वाया गया। मेरी पहचान तक छुपा दी गई, मुझे फाइलों से मिटा दिया गया। ये बात सुनते ही प्रज्ञा के रोंगटे खड़े हो गए। मधु की आंखों में वही दर्द, वही भय, वही चुप्पी थी जो प्रज्ञा ने खुद सीमा बनकर महसूस की थी। अब उसे समझ आ चुका था, यह लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर छिपे उन राक्षसों के खिलाफ है जो व्यवस्था का नकाब ओढ़े घूमते हैं। मधु के मामले को फिर से खोला गया। उसकी पत्रकारिता की जांच हुई। उसने जो दस्तावेज गुप्त रूप से सेव कर रखे थे वो प्रज्ञा की टीम तक पहुंचाए गए और उन्हीं दस्तावेजों में एक नाम सामने आया, विजय बहादुर सिंह, एडीजी स्तर का अधिकारी। विजय बहादुर सिंह ने महिला सुधार गृहों की निगरानी के नाम पर एक निजी सुरक्षा एजेंसी बनाई थी जो सीधे थानों से लड़कियों को रिपोर्टिंग के नाम पर उठाती थी और फिर उनका शोषण होता था। उसके गिरोह में पुलिसकर्मी, स्थानीय राजनेता और कुछ पत्रकार तक शामिल थे। यह गिरोह पूरी तरह से ढांचे के भीतर काम कर रहा था, छुपकर मगर प्रभावी। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने था। प्रज्ञा ने मुख्यमंत्री को सारी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने एक विशेष एजेंसी गठित की, एनएसएस, नारी सुरक्षा संगठन, जो अब किसी भी महिला केस को स्वतंत्र रूप से जांच कर सकता था। इसका संचालन सीधा गृह मंत्रालय की निगरानी में होता और इस संगठन की पहली प्रमुख नियुक्त की गई आईपीएस प्रज्ञा सिंह। यह वो पल था जब किसी महिला अफसर को राज्य स्तरीय स्वतंत्र संगठन की कमान मिली और इस पर पूरे राज्य को गर्व था। लेकिन प्रज्ञा के लिए यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह उसका संकल्प था, उसकी आत्मा का विस्तार था। पहली कार्यवाही हुई, विजय बहादुर सिंह की गिरफ्तारी। लेकिन वह गिरफ्तारी सामान्य नहीं थी। वह खुद को छिपा रहा था, देश से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। फर्जी पहचान बनाकर नेपाल बॉर्डर के रास्ते निकलने की तैयारी थी। मंजरी ने सूचना दी और एनएसएस की एक टीम तैयार हुई। सीमा सुरक्षा बल की मदद से 48 घंटे के भीतर विजय बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
जब वह गिरफ्तार हुआ, उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, तुमने एक बड़ा खेल जीता, लेकिन तुम्हें भी इसी सिस्टम ने बनाया है जिसमें मैं था। प्रज्ञा ने ठंडे स्वर में कहा, सिस्टम ने हमें बनाया नहीं, हमने सिस्टम को इंसान बनाया है। उसका जवाब था, और यही सबसे बड़ा फर्क है जो तुम्हें इतिहास में अलग दर्ज करेगा। विजय बहादुर की गिरफ्तारी के बाद दर्जनों अफसर निलंबित हुए, कई गिरफ्तार और कई विभागों में पुनर्गठन हुआ। अब राज्य में एक नई ऊर्जा बह रही थी, और उस ऊर्जा का चेहरा आईपीएस प्रज्ञा सिंह बन चुकी थीं। विजय बहादुर सिंह की गिरफ्तारी और उसके गिरोह का भंडाफोड़ केवल एक ऑपरेशन नहीं था, यह राज्य की व्यवस्था की उस परत को उधेड़ने जैसा था जिसे सालों से सत्ता, भय और भ्रष्टाचार की सिलाई से छिपाया गया था। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, तब उसे सिर्फ उजागर करना ही नहीं था, उसे दिशा भी देनी थी। प्रज्ञा सिंह के नेतृत्व में नारी सुरक्षा संगठन एनएसएस अब एक जन आंदोलन का रूप लेने लगा था। पूरे राज्य में महिलाएं अब न केवल अपनी शिकायतें दर्ज करा रही थीं, बल्कि खुलकर गवाही देने को भी तैयार हो रही थीं। सुधार गृहों से लेकर थानों तक हर जगह अब महिलाएं प्रज्ञा को एक उम्मीद की तरह देखने लगी थीं। वह कोई देवी नहीं थी, कोई नेता नहीं थी, वह उनकी जैसी एक औरत थी जो चुप्पी तोड़ चुकी थी। इसी बदलाव की लहर के बीच प्रज्ञा ने अगला बड़ा निर्णय लिया, नारी साक्षात्कार अभियान। इस अभियान का उद्देश्य था उन सभी महिलाओं की गुप्त गवाही इकट्ठा करना जो किसी भी रूप में पुलिस या प्रशासनिक शोषण का शिकार हुई थीं। गांव, कस्बे, छोटे शहर, हर जगह एनएसएस की टीमें भेजी गईं, जिसमें महिला अफसरों, शिक्षिकाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टुकड़ियां थीं। एक विशेष मोबाइल वैन शुरू की गई, सुनो बहन, जो हर जिले में जाती थी और वहां पर महिलाओं की बंद कैमरे में रिकॉर्डेड बयान लेती थी। इन्हीं बयानों में से कई मामलों ने पूरे तंत्र की रीढ़ हिला दी। एक महिला ने बताया, मुझे रात 2 बजे थाने में बुलाया गया, कहा गया कि बेटे के केस में पूछताछ है, और फिर मैं सिर्फ शरीर रह गई, आत्मा वहीं थाने में छूट गई। एक वृद्धा ने कहा, मेरा पति शराब पीता था, मुझे मारता था। एक दिन मैंने आवाज उठाई तो उल्टा मुझ पर केस दर्ज कर दिया गया। 2 महीने जेल में रही। वहां जो देखा वो आज तक नींद में भी डराता है। इन आवाजों का एक बड़ा संग्रह तैयार हुआ, 101 सिसकती गवाही, जो एक डिजिटल संग्रहालय के रूप में राज्य पोर्टल पर अपलोड किया गया। लोगों ने सुना, समझा, और पहली बार ऐसा लगा कि सिस्टम में बैठा इंसान भी इंसान बन सकता है। अब इन महिलाओं के लिए सिर्फ कानून का सहारा काफी नहीं था, उन्हें एक ऐसा मंच चाहिए था जहां वे अपने दम पर कुछ कर सकें। प्रज्ञा ने इसके लिए एक नई योजना शुरू की, स्वरोजगार पुनर्निर्माण केंद्र। इन केंद्रों में महिलाएं न केवल कढ़ाई, सिलाई, कुकिंग, ब्यूटिशियन, बागवानी, दस्तकारी आदि सीखती थीं, बल्कि उन्हें महीने का मानदेय भी मिलता था। उनकी बनाई चीजें सरकारी विभागों में उपयोग होने लगीं, जैसे फाइल कवर, स्टेशनरी, मेजपोश, थानों की वर्दियां तक। वह औरतें जो कभी सिर झुकाकर खड़ी होती थीं, अब मंचों पर अपने अनुभव बांट रही थीं। प्रज्ञा हर हफ्ते एक केंद्र पर जाती, किसी महिला का हाथ पकड़ती और पूछती, तुम्हें क्या चाहिए? और जवाब आता, बस ये कि अगली पीढ़ी हमारी तरह न चुप रहे। प्रज्ञा ने जब राज्य विश्वविद्यालयों में लैंगिक न्याय और प्रशासनिक नैतिकता नाम का एक पाठ्यक्रम शुरू कराया, तो कई युवाओं ने पहली बार महसूस किया कि पुलिस सिर्फ डर की नहीं, भरोसे की भी संस्था बन सकती है। इस बीच एक बड़ा मीडिया हाउस जो पहले राजनीतिक दलों की कठपुतली समझा जाता था, उसने भी प्रज्ञा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, वर्दी और आवाज। यह डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई, लाखों लोगों ने देखा, समझा, और कई लड़कियों ने उसी दिन ठान लिया, हमें भी वर्दी पहननी है, लेकिन इंसाफ की, न कि अहंकार की। राष्ट्रपति भवन से एक और पत्र आया, जिसमें प्रज्ञा को राष्ट्रीय महिला नेतृत्व सम्मान से नवाजा गया। लेकिन जैसे हर बार वह मुस्कराई और वहीं कहा, यह सम्मान मेरा नहीं है, वह पहली रात है जिसमें मैंने चुपचाप सलाखों के पीछे बैठकर यह निर्णय लिया था कि अब चुप नहीं रहूंगी। उसी रात जब वह अकेले अपने कमरे में बैठी थी, तो एक फोन आया। फोन पर एक धीमी कांपती हुई आवाज थी,
मैडम, मैं रुक्मणी। आपने वादा किया था, आप आवाज बनेंगी। आज मेरी बेटी कॉलेज जाती है। उसकी फीस आपने भरवाई थी। वो अब कानून पढ़ रही है। बस आपको धन्यवाद कहना था। प्रज्ञा ने फोन रखा और बहुत देर तक उस सन्नाटे में बैठी रही जहां कोई शोर नहीं था, पर आत्मा में एक संगीत सा बज रहा था। स्टेज पर बोलते हुए प्रज्ञा ने वही लहजा अपनाया जो एक माँ अपनाती है जब वह अपने बच्चों को सच्चाई सिखाती है। मैंने सलाखों के पीछे डर को देखा है और सत्ता के पीछे छिपे जानवर को भी। लेकिन मैंने ये भी देखा है, जब एक महिला उठती है तो वो सिर्फ खुद नहीं उठती, वो जमाने को झुकने पर मजबूर कर देती है। आज अगर कोई बच्ची स्कूल जाती है, अगर कोई महिला थाने में बिना भय के अपनी बात कहती है, अगर कोई पत्रकार आज बिना भय के रिपोर्टिंग करता है, तो इसका श्रेय सिर्फ सिस्टम को नहीं, उन महिलाओं को है जिन्होंने सालों साल अपमान को जिया लेकिन चुप नहीं रही। उन्होंने धीरे धीरे व्यवस्था को गढ़ा। सभा में बैठे हजारों लोग नतमस्तक थे, लेकिन प्रज्ञा के लिए यह भाषण सिर्फ प्रतीक नहीं था, यह आखिरी घोषणा थी। उन्होंने मंच से कहा, मैं अब एक नई जिम्मेदारी लेना चाहती हूं। मैं वर्दी नहीं छोड़ रही हूं, मैं वर्दी को नई जगह ले जा रही हूं। अब मैं उन जगहों पर जाऊंगी जहां न कैमरे हैं, न अफसर, न योजनाएं, सिर्फ इंसान हैं, और वो इंसान जिनकी चुप्पी अब भी चीख नहीं बन पाई है। इसके बाद उन्होंने यात्रा प्रज्ञा की शुरुआत की। यह योजना थी, हर महीने 2 सप्ताह तक एक जिला, एक गांव, एक थाना, एक जेल, एक सुधार गृह, और वहां रहना, खाना, सोना उन्हीं के साथ, उन्हीं की तरह। वह अफसर नहीं बनेंगी, वह फिर से सीमा बनेंगी। लेकिन इस बार डर से नहीं, जागरूकता के लिए। उन्होंने शपथ ली, हर साल कम से कम 365 महिलाएं मेरी डायरी में जुड़ेंगी, जिनका सच मैं उनकी भाषा में समझूंगी, दर्ज करूंगी और उन्हें उनकी असल पहचान दिलाऊंगी। इस योजना के पहले पड़ाव के लिए वह रवाना हुई सोनभद्र के एक आदिवासी गांव, जहां पुलिसिया उत्पीड़न और प्रशासनिक उपेक्षा की गहराई अब तक अनदेखी थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले वर्दी उतार दी, वही सफेद सूती साड़ी पहनी, वही थाली में खाना खाया, वही जमीन पर सोई और वही नदी से पानी लाकर बर्तन धोए। गांव की एक विधवा महिला ने पूछा, बिटिया, तू कौन है? प्रज्ञा मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे जैसी ही एक औरत हूं, बस अब बोलना सीख गई हूं। उस गांव की हर लड़की की आंखों में एक उम्मीद थी। उन्होंने प्रज्ञा को घेर लिया और पूछा, क्या हमें भी पुलिस अफसर बनना चाहिए? प्रज्ञा ने एक पंक्ति में जवाब दिया, पुलिस अफसर बनना जरूरी नहीं, लेकिन जहां भी रहो वहां इंसाफ को जिंदा रखना जरूरी है। इस दौरान केंद्र सरकार ने प्रज्ञा की शून्य दर्ज योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। अब हर राज्य में नारी प्रहरी मोबाइल यूनिट्स, गुप्त गवाही केंद्र और जन जागरूकता पोर्टल अनिवार्य कर दिए गए। प्रज्ञा के नाम पर अब किसी भवन का उद्घाटन हो रहा था, किसी स्कूल की छात्रा को छात्रवृत्ति दी जा रही थी, किसी फाउंडेशन को निर्देशित किया जा रहा था। लेकिन जब मीडिया ने उनसे पूछा, क्या आप खुद को एक आइकॉन मानती हैं, तो उन्होंने सिर्फ यह कहा, नहीं, मैं वो हूं जिसे किसी ने समय पर देखा नहीं, सुना नहीं, पर जिसने अपनी चुप्पी को हथियार बना लिया। कुछ हफ्तों बाद वह फिर उस जेल में गईं जहां उनका सब कुछ शुरू हुआ था। वही दीवारें, वही सलाखें, लेकिन अब वहां अंधेरा नहीं था। सुधार गृह के भीतर अब कक्षा लगती थी, महिला गार्ड पढ़ाई करती थीं, बंदी सिलाई सीख रही थीं, और एक दीवार पर एक कविता लिखी थी, जो कभी सीमा थी अब समाधान है, जो कभी बंद थी अब बयार है, जो कभी डरती थी अब मशाल है, वह औरत अब सवाल है। प्रज्ञा ने वह कविता पढ़ी और कुछ नहीं कहा, बस दीवार को स्पर्श किया, जैसे अतीत की मिट्टी को प्रणाम कर रही हों। और फिर उन्होंने वहां खड़े होकर धीरे से कहा, जिस दिन मैं नहीं रहूंगी, ये दीवारें गवाही देंगी कि एक औरत आई थी, जो चुप थी, लेकिन अंदर से पूरी व्यवस्था को हिला देने वाली आवाज लेकर आई थी। वो आवाज जो अब हर बंद जुबां में गूंज रही थी। और उसी दिन एक लड़की ने एनएसएस पोर्टल पर अपनी पहली शिकायत दर्ज की। सिर्फ एक लाइन थी, मैं अब चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने प्रज्ञा को देखा है। और इस तरह एक नाम जो कभी सीमा था, अब एक संकेत बन चुका था। सिस्टम बदल गया था, और अब यह कहानी नहीं,
इतिहास बन चुकी थी। राज्य शिक्षा बोर्ड ने इसे हाथों हाथ स्वीकार किया। अब बच्चे रेखा, गीता, रुक्मणी और सीमा की कहानियां स्कूल में पढ़ते थे। वो नाम जो एक समय सलाखों के पीछे गुमनाम थे, अब पाठ्य पुस्तकों के पहले पन्नों पर छप चुके थे। उसी बीच एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, गुड गवर्नेंस एंड वुमेन इन पब्लिक सिस्टम। इसमें देश भर के मुख्य सचिव, डीजीपी, महिला आयोग और नीति आयोग के सदस्य शामिल हुए। मुख्य वक्ता थीं प्रज्ञा सिंह। मंच पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी पहली पंक्ति थी, मैं अफसर नहीं, गवाह हूं उस तंत्र की जो चुप रहने पर मजबूर करता है, और उस इंसान की भी जो एक दिन उस चुप्पी को चीख बना देता है। सम्मेलन के बाद नीति आयोग ने पूरे देश में प्रज्ञा मॉडल लागू करने की सिफारिश की। इस मॉडल के तहत अब हर राज्य में महिला सुधार गृहों की तीसरी पक्ष से ऑडिट, गुप्त निरीक्षण, सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और पीड़ितों की गवाही की निगरानी की प्रक्रिया अनिवार्य हो गई। यह बदलाव सिर्फ एक राज्य की नीति नहीं, एक राष्ट्र का निर्णय बन गया। प्रज्ञा सिंह को अब केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। लेकिन इस नियुक्ति पर भी उन्होंने वही कहा, मैं कहीं बैठने के लिए नहीं बनी, मुझे वहां जाना है जहां आवाज अभी भी दब रही है। और इस यात्रा का अगला पड़ाव उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का महिला बंदी गृह, जहां एक 14 साल की लड़की बिना केस, बिना सुनवाई 7 महीने से बंद थी। प्रज्ञा वहां पहुंची। कोई काफिला नहीं, कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं, बस वह, एक रजिस्टर और एक करुणा से भरी दृष्टि। उस लड़की ने जब पहली बार किसी अधिकारी को अपने सिर पर हाथ रखते हुए पाया तो उसका पहला सवाल था, आप रोब नहीं डाल रही हैं? प्रज्ञा मुस्कुराई, मैं रोब नहीं, भरोसा लाई हूं। अब तुम इंसाफ के लिए चिल्लाओ नहीं, बस आंखों से बताओ, मैं समझ लूंगी। और वह लड़की रो पड़ी। कई सालों की चुप्पी एक शब्द में ढल गई, मैडम। वही मैडम जो एक समय सीमा थी, वही मैडम जिसने हर सलाख को भाषा बना दिया। वो एक साधारण सी सुबह थी। आसमान में हल्की नीली छाया थी, जैसे रात की थकान अब भी पूरी तरह धुली न हो। लेकिन उस सुबह का इंतजार पूरे राज्य को था, क्योंकि आज राजधानी के केंद्रीय मंच पर वो महिला आने वाली थी जिसने सिर्फ वर्दी नहीं पहनी, बल्कि उस वर्दी की परिभाषा बदल दी थी। आईपीएस प्रज्ञा सिंह अब राष्ट्रीय महिला प्रहरी मिशन की प्रमुख थीं। लेकिन वह जिस चेहरे के साथ मंच पर आईं, वह अफसर का नहीं, एक सच्चे सामाजिक योद्धा का था। चेहरे पर थकान की महीन रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में वही लौ थी जो उस दिन सलाखों के पीछे सीमा बनकर जली थी। आज के दिन को जन जागृति उत्सव कहा गया था, लेकिन यह कोई उत्सव नहीं था। यह सत्य के संकल्प की आखिरी सीढ़ी थी, जहां सबकी आंखें जवाब नहीं, प्रतिबद्धता चाह रही थीं। अगले दिन उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर एक आखिरी प्रस्ताव रखा, नारी न्याय कोष, जिसमें प्रत्येक थाना, प्रत्येक कोर्ट और प्रत्येक महिला सुधार गृह के लिए एक न्यूनतम राहत राशि आवंटित की जाए, जिससे महिलाओं की तत्काल मदद हो सके। यह राशि केंद्र सरकार ने भी मंजूर की। अब राज्य का हर बच्चा, हर स्त्री, हर बुजुर्ग जानता था, एक अफसर आई थी जिसने खुद को मिटाकर एक व्यवस्था को गढ़ा था। अब प्रज्ञा सिंह सिर्फ एक नाम नहीं रही थीं, वह एक विचार बन चुकी थीं। राज्य के हर कोने में अब एक नई भाषा उगने लगी थी। वह भाषा जिसे किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता, जिसे किसी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता। यह भाषा थी साहस की, संवेदनशीलता की और सत्य की चुप क्रांति की। और इस भाषा का पहला शब्द बन चुकी थी प्रज्ञा सिंह। उस दिन जब एनएसएस के नए केंद्रीय भवन का उद्घाटन हुआ तो मंच पर केवल अफसर नहीं, वो महिलाएं भी बैठी थीं जिन्हें कभी सिस्टम ने बंदी कहा था। उन्हीं में एक महिला थी, गीता। वही गीता जो किसी समय प्रज्ञा से थरथराती हुई बोली थी, मैं कॉलेज जाती हूं, मुझे क्यों उठाया गया? अब वह एनएसएस की जिला प्रमुख बन चुकी थी और मंच पर बोल रही थी, मुझे उस दिन मेरी किताबें छीन ली गई थीं, आज मैं खुद किताब बन गई हूं। एक जिंदा मिसाल कि अन्याय कितना भी बड़ा हो, इंसाफ उससे बड़ा हो सकता है। सभागार तालियों से गूंज उठा। वहीं मंच के एक कोने में रुक्मणी बैठी थी। उस महिला की आंखों में एक संतोष था
जो केवल तब आता है जब जीवन ने बहुत कुछ छीनकर फिर धीरे धीरे सब कुछ लौटा दिया हो। प्रज्ञा ने यह दिन अपने लिए नहीं चुना था। उसने यह दिन उन सब के नाम किया था जो कभी बेनाम थीं। उस समारोह के बाद जब वह अपने कार्यालय लौटी, एक बंद लिफाफा टेबल पर रखा मिला। भीतर एक छोटा सा नोट था। हमारे गुनाहों के बोझ को उठाकर आपने हमें इंसान बनाया। आपने कानून को अदालत से निकालकर आत्मा तक पहुंचाया। एक अनाम बंदी। उस नोट को प्रज्ञा ने अपने मेज पर नहीं, अपनी फाइल में नहीं, बल्कि अपनी डायरी के उस पन्ने में चिपका दिया जहां सबसे ऊपर लिखा था, क्यों शुरू किया था। उस रात उसकी सोच बहुत गहरी थी। उसे याद आया थाने की वह पहली रात जब दरोगा यादव ने उसकी अस्मिता पर चोट करने की कोशिश की थी, जब सलाखों के पीछे बैठकर उसने खुद को सीमा कहा था, जब वह हर दरवाजे की आवाज को पहचान गई थी और जब वह इंसान बनकर तंत्र की असलियत को जी गई थी। उसी रात उसने एक वादा किया था कि वह कभी किसी पीड़ा को केस नंबर नहीं बनने देगी। इस सोच के साथ उसने एनएसएस का अंतिम और सबसे अहम प्रकल्प शुरू किया, शून्य दर्ज। यह योजना थी उन महिलाओं के लिए जो अब भी कहीं ना कहीं चुप थीं, जिनकी शिकायतें अब तक दर्ज ही नहीं हुई थीं। कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, सिर्फ जख्म, सिर्फ भय, सिर्फ एक मूक इतिहास। शून्य दर्ज के अंतर्गत राज्य के हर जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर एक गुप्त रजिस्टर रखा गया। महिलाएं वहां जाकर केवल अपना पहला अनुभव लिख सकती थीं। नाम, दिन, तारीख तक जरूरी नहीं था, बस वो घटना जो आज तक उन्हें जकड़े हुए थी। जब ये रजिस्टर 3 महीने बाद खोले गए तो पूरा प्रशासन स्तब्ध रह गया। हर जिले में सैकड़ों गुमनाम घटनाएं, जिनमें गांव की पगडंडियों से लेकर पुलिस के दस्तावेजों तक की खामोशियां दर्ज थीं। उन्हीं रजिस्टरों में एक पंक्ति थी, मैं रेखा हूं, या शायद थी। शादी के 2 दिन बाद मुझे बेच दिया गया। फिर वापस मिली तो एक नंबर बन गई, 73/2014। आज पहली बार यह लिख रही हूं, शायद अब मैं फिर से रेखा बन सकूं। प्रज्ञा ने वह पंक्ति पढ़ी और फैसला किया, अब यह आंदोलन थानों और अदालतों से निकलकर किताबों और स्कूलों तक जाएगा। उसने एक नई योजना का खाका बनाया, सत्य की पाठशाला, जहां 10वीं कक्षा से ही बच्चों को प्रशासन, कानून, महिला सुरक्षा और सामाजिक समानता पर व्यावहारिक शिक्षा दी जाएगी। इस पाठ्यक्रम में उन बंदियों की कहानियां भी शामिल की गईं जो कभी अपराधी कहलाए, पर दरअसल सिस्टम के पीड़ित थे।